गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभी तक मैंने आपको आवेश की जो उत्पत्ति है और किसी वस्तु को किस तरीके से आवेशित किया जाता है और यदि दो आवेश निर्वात में रखे हों या किसी माध्यम में रखे हों तो वो एक दूसरे पर किस प्रकार से बल लगाते हैं और साथ ही इससे संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न थे वो सब मैंने अभी तक आपको पढ़ा लिए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछता हूं और उसके बाद यदि उसका आंसर आप जानते होंगे, उम्मीद है आप अच्छे से जानते हैं उसका आंसर, उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा यदि आपका कोई फ्रेंड है या कोई पर्सन जिसको आप ना भी जानते हो, आपके अगल बगल ड्यू या सेंट अपने ऊपर डाल के आ जाए तो आपको क्या महसूस होता है? तो निश्चित तौर पे आपने महसूस किया होगा कि जब वो आपसे दूर होता है तब आपको जो सेंड या ड्यू उसने डाला हुआ है उसकी खुशबू कम महसूस होती है। जैसे जैसे वो आपके नजदीक आता है उसकी खुशबू आपको ज्यादा महसूस होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? उस पर्सन को आपने टच नहीं किया लेकिन उसने जो ड्यू अपने ऊपर डाला है, यानी कि उसने एक कुछ अपने ऊपर एक गुण उसने धारण किया हुआ है। ये थोड़ा भौतिक विज्ञान की मैं भाषा यहाँ पे कह रहा हूं, यानी कि ड्यू डालने से उसमें एक नई प्रॉपर्टी जनरेट हो गई है और उस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, एक खुशबू जो है जनरेट कर रहा है। तो यहां पर भी हमारा कॉन्सेप्ट यही है। हम ये जानते हैं कि दो आवेश यदि निर्वात में हो या किसी भी माध्यम में हो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं बिना टच किए हुए, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी बल लगाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे मुमकिन है। तो एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिया है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे आग जली हुई है, यानी कि एक चूल्हा है और उस चूल्हे के आप बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस करते हैं कि जो उससे हीट आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, टेम्परेचर देती है। जैसे जैसे आप उस चूल्हे से दूर हटते जाते हैं उसका जो प्रभाव है वह कम होता जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पंखा है, उस पंखे से हवा आ रही है और आप उसके बहुत नजदीक बैठे हैं तो आप पे बहुत ज्यादा हवा उसकी पड़ती है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं उसकी जो हवा है वो कम होती जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आवेश है, अब यहां से आपको पता लग चुका है कोई भी आवेश हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। कोई आवेश है, वो आवेश अपने चारों तरफ एक इफेक्ट जनरेट करता है, एक प्रभाव जनरेट करता है। तो मान लीजिए यहां तक इसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। ये इसका क्षेत्र है जहां पर ये प्रभाव क्या करता है, डालता है। इस तरीके से ये एक क्षेत्र बनता है, राइट। ये किसी भी प्रकार का क्षेत्र बन सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आवेश किस प्रकार का है। तो आवेश अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखिए प्रभाव क्षेत्र कैसा होगा ये आपको समझना है। आवेश अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्रभाव क्षेत्र भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैंने कहा चूल्हे के नजदीक आप हैं तो उस टाइम पे आपको जो प्रभाव या जो इफेक्ट समझ में आ रहा है या जिसको आप महसूस कर रहे हैं वो क्या है, वो उष्मा है या उष्मीय प्रभाव है। जब आप पंखे के चारों तरफ हैं तो उस समय आपको जो प्रभाव नजर आ रहा है या जो प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं वो कैसा है, वो हवा का एहसास है। और इसी तरीके से जब कोई पर्सन ड्यू या सेंट डाल के आपके अगल बगल खड़ा है तब आपको जो प्रभाव या जो इफेक्ट उसका नजर आता है वह कैसा आता है, वह एक खुशबू का आता है। तो ऐसे ही एक आवेश है, वो आवेश आप अपने चारों तरफ जो प्रभाव उत्पन्न करेगा वो इलेक्ट्रिक प्रभाव होंगे, यानी कि वैद्युत प्रभाव होंगे। ये आपको समझना है। किसी भी चीज का जो प्रभाव होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरीके के गुण मौजूद हैं। आग वाले केस में हमने देखा तो हमें उष्मीय गुण महसूस हुआ और पंखे वाले केस में हमने देखा तो उसमें हमें हवा या ठंडक वाला जो प्रभाव है वह महसूस हुआ। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई आवेश होगा वो अपने चारों तरफ जो प्रभाव उत्पन्न करेगा वो वैद्युत प्रभाव होंगे। और वैद्युत प्रभाव भी क्या होगा, वो अन्य किसी आवेश पर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि महसूस भी वही करेगा। अब जैसे स्मेल महसूस की तो कोई इंसान करेगा या कोई जानवर करेगा जो स्मेल को समझ सकता है,
मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा आप किसी पर्सन के सामने रख देते हैं जिसने ड्यू डाला है, तो लकड़ी के टुकड़े को तो स्मेल महसूस नहीं होगी ना। तो सेम यहां पे भी है कि जो वैद्युत प्रभाव है वो किसको एक्सपीरियंस होंगे, कौन उनका अनुभव करेगा, वह अनुभव करेगा कोई और चार्ज, यानी कोई अन्य आवेश। तो सबसे पहले यहां पे आपको यह समझना है कि जो आवेश अपने चारों ओर प्रभाव उत्पन्न करता है इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ये ध्यान रखना है, सोर्स चार्ज माने ये हो गया स्रोत आवेश, यानी कि किसी भी चीज का जो स्रोत होगा। हवा पंखे से आ रही है तो पंखा एक स्रोत हो गया, जो आंच है या उष्मा एक चूल्हे से आ रही है तो चूल्हा उसका स्रोत हो गया, राइट। अब महसूस किसको होगा, महसूस भी किसी अन्य आवेश को ही होगा। तो मान लीजिए एक आवेश हम यहां पे रखते हैं और इसे हम Q0 से दिखा रहे हैं, इसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। नाम ही इसका टेस्ट है, यानी कि टेस्ट करने के लिए हम लाते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश। तो ये दो चीजें आपको मुख्य रूप से पहले समझ में आनी है। एक आवेश जो अपने चारों तरफ वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा उसे कहते हैं सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश, और जिसके कारण हम उसके प्रभाव का मेजरमेंट करेंगे, आगे यही पढ़ना है हमें, उसे कहते हैं हम परीक्षण आवेश। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात आपको अच्छे से समझनी है, जो ये परीक्षण आवेश होता है इसे हम कहते हैं Q0 टेंड्स टू जीरो। Q0 टेंड्स टू जीरो, ये टेंड्स टू जो जीरो होता है फिजिक्स में इसका मीनिंग बहुत गहरा है। ये नहीं कि हमने खाली ऐसा लिख दिया और हो गया। इसका मीनिंग होता है कि जो परीक्षण आवेश है वह इतना छोटा है, लगभग शून्य के बराबर, यानी कि उसका जो प्रभाव है या उसका जो मान है वो लगभग शून्य के बराबर है, नगण्य है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इतना छोटा हम क्यों लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं ताकि ये एक इफेक्टिव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करे, क्योंकि ये भी एक इफेक्टिव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसके कारण इसके वैद्युत क्षेत्र का सही आंकलन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम परीक्षण आवेश को लगभग जीरो के बराबर लेते हैं, जिससे कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वह सही मेजर किया जा सके। तो दो चीजें अभी तक आपको समझ में आ गई। पहली चीज जो अब आपको समझनी है, मैंने कहा कोई भी स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है, वो अपने चारों तरफ वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। जहां तक भी उत्पन्न करेगा, अब उत्पन्न करने की अलग अलग सीमा होगी। जैसे मैंने पंखे का एग्जांपल दिया, बार बार व्यवहारिक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें जब आप पंखे के बहुत नजदीक होंगे तो आप पे हवा तेज लगेगी, लेकिन जैसे 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 आप दूर जाते रहेंगे पंखे की जो हवा है वो धीरे 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 कम होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो हवा है वो लगभग नगण्य हो जाएगी, उसका मान लगभग शून्य हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा महसूस हो रही होगी। तो जो वो पॉइंट है जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ी सी हवा महसूस हो रही है, वहां तक की जो बाउंड्री है, जैसे ये बाउंड्री मैंने एक बना रखी है, इसे कहा जाता है इसका क्षेत्र। किसी भी चीज का अपना क्षेत्र होता है। मैंने कहा एक पर्सन है जिसने अपने ऊपर ड्यू डाला हुआ है, तो उसकी खुशबू का भी एक क्षेत्र होगा। जरूरी नहीं है कि वो यहां खड़ा है और 1 किलोमीटर दूर तक उसकी खुशबू जा रही होगी, नहीं, उसका क्षेत्र होगा 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर, उसका एक अपना एरिया होगा। इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से कोई आवेश है, उस आवेश का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जहां तक भी हमको महसूस होता है, जिस क्षेत्र तक महसूस होता है, उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। ये वाली जो सीमा है ये वैद्युत क्षेत्र है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और हिंदी में कहेंगे इसे वैद्युत क्षेत्र। अच्छे से समझना है आपको, वैद्युत क्षेत्र, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि इसको परिभाषित करना है। इतनी देर से जो मैं समझा रहा हूं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आपको क्षेत्र समझ में आए। वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होता है, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, उष्मीय क्षेत्र हो सकता है। इसी तरीके से मैंने कहा कि जहां पे हवा निकले तो वो हवा कितने क्षेत्र में, एक पंखे का अपना क्षेत्र होगा। तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है उसको कैसे परिभाषित किया जाए, तो हम परिभाषित ऐसे करेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, ये स्थान है, चारों ओर का वह स्थान जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव को किसी अन्य आवेश द्वारा क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके।
एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा भी हम देते हैं जिसमें हम प्रभाव का नाम भी लिखते हैं। प्रभाव कैसा होगा उसका, वो बल लगाएगा दूसरे आवेश पर, या तो उसको आकर्षित करेगा या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। ये टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसको आकर्षित करेगा। तो हम प्रभाव जो कह रहे हैं, यानी कि हम अब अभी तक उसको प्रभाव कह रहे थे, हम उसका नाम भी दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक किसी परीक्षण आवेश को उसके द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव हो, उसके द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव हो, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। 2 या 3 बार मैंने परिभाषा बता दी है। बार बार कहता हूं कि समझदारी के साथ आप करेंगे तो एक परिभाषा आपको रटनी नहीं होगी। आप चीजों को समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का स्थान जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को उसके द्वारा लगाए गए बल का क्या होगा, अनुभव होगा। और वो बल किस प्रकार का होगा, वो प्रकृति पे डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित होगा, ये नेगेटिव है तो भाई आकर्षण होगा। ये डिपेंड करेगा इनके नेचर पे। तो आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप क्या देखते हो, मैंने कहा भी है व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल लेके आप समझे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ। मान लीजिए तो बाउंड्री पे है परीक्षण आवेश। अब मैं परीक्षण आवेश को यहां ले आता हूं इस बिंदु पे, ये ए पॉइंट है, अब ये बी पॉइंट है, इसी तरीके से बाद में मैं उसे सी पॉइंट पे ले आऊंगा। राइट, मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए हैं तो आप उसका मतलब उससे कोरिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने पंखे के आगे आपकी स्थिति बताई कि आप बहुत नजदीक हैं, फिर थोड़ा दूर जाते हैं और दूर जाते हैं। सेम यहां पे देखिए कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को मैंने ए पोजीशन दिया, बी पोजीशन थोड़ा और अंदर, सी पोजीशन उस आवेश के बहुत नजदीक। तो क्या होगा, यहां पर जो बल लगेगा उस बल का मान लीजिए F1 है, यहां पे जो बल लगेगा उसका F2 है, और यहां पे जो बल लगेगा वो F3 है। तो आप खुद समझ रहे हैं यहां पे बल, ये व्यवहारिक है। अभी हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे। तो यहां पे जो बल लगेगा वो कम लगेगा, थोड़ा अंदर आ गया तो बल और ज्यादा लगेगा, और अंदर आ गया यानी कि सी पोजीशन पे बल सबसे ज्यादा लगेगा। ये तो था व्यवहारिक एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल को व्यवहारिक से थोड़ा सा साइंस की तरफ लेके चले, यानी कि हम व्यवहारिक को नहीं मानते, हम जो है इस चीज पे विश्वास करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, भाई वो फॉर्मूला क्या कहता है। तो आप खुद बताइए, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक की सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो आप? Q से लेकर A तक की जो दूरी है वो मैंने माना कहा कि 10 सेंटीमीटर है, जो B तक की दूरी है उसे मैंने 5 सेंटीमीटर कहा, और जो C तक की दूरी है उसे मैंने 2 सेंटीमीटर कहा। अब फॉर्मूला क्या है भाई, इन दोनों के बीच बल लगता है, उस बल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। राइट, पहले केस में डिस्टेंस कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। पहला केस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम F1 कह रहे हैं, Q नॉट और ये 10 का स्क्वायर होगा। दूसरा केस होगा F2 वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन 5 का स्क्वायर, और तीसरा केस होगा F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर। राइट, ये हो गई बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बात, यानी कि अब हम प्रूफ भी दे रहे हैं क्यों हमने यहां पर कम कहा, यहां पर ज्यादा कहा, यहां पे सबसे ज्यादा कहा। तो भाई हमें समझ में आ रहा है यहां डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो अपॉन में 100 आ गया, तो ये वैल्यू 100 टाइम्स होगी, मतलब कम होगी। फिर ये अपॉन में 25 आएगा, देखो 5 के स्क्वायर 25, तो ये 1/100 है तो ये 1/25 होगी, यानी ये ज्यादा होगी, उससे 4 गुना ज्यादा हो रही है। और ये 1/4 होगी, तो ये उससे और ज्यादा यानी कि 25 गुना ज्यादा हो रही है वैल्यू। तो आप समझ रहे हो यहां बल का मान सबसे ज्यादा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी आपको समझ में आ गया, और प्रैक्टिकल लाइफ से तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाने की कोशिश की। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी आवेश है, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। कोई भी आवेश है, उस आवेश से एक बिंदु A है, दूसरी डिस्टेंस पे बिंदु B है, और तीसरी डिस्टेंस पे बिंदु C है। ये मैंने आपके लिए अलग अलग पॉइंट दिखा दिए हैं। थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये है A पॉइंट। राइट, तो इन पॉइंट पे
जो बल का मान है, यानी कि जो परीक्षण आवेश को यहां पर बल महसूस होगा, जो यहां पर बल महसूस होगा और जो यहां पे बल महसूस होगा, वो बल क्या महसूस होंगे, अलग अलग होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र जिसको हम कह रहे थे वो तो एक पूरे किसकी बात करता है, स्पेस की बात करता है, पूरे एक क्षेत्र की बात कर रहा है कौन, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जो बल का मान है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान दीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो स्पेस है, वैद्युत क्षेत्र पूरा स्पेस हो गया, पूरा क्षेत्रफल मान लीजिए 100 वर्ग सेंटीमीटर का है, लेकिन अब हम अंदर अंदर अलग अलग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इन पॉइंट पे जो बल का मान है, परीक्षण आवेश को जो बल महसूस हो रहा है वह अलग अलग है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर इन अलग अलग पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है उसको एक अलग नाम दिया जाए, तो उसे हम अलग नाम देते हैं और कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए, इसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, ये नई चीज आ गई है। वैद्युत क्षेत्र पूरे स्पेस की बात करता है। बार बार कह रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र, अभी तक मैंने आपको समझा दिया, वैद्युत क्षेत्र क्या कहता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें किसी परीक्षण आवेश को बल का अनुभव होता है या उसके प्रभाव का अनुभव होता है। यह हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए कहा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने अभी आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बताया। हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान या जो बल का मान होगा वह अलग अलग होगा। वैद्युत क्षेत्र भी नहीं कहेंगे, बल का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको परिभाषित करना है, क्या हो रहा है, इस बिंदु पे अलग बल महसूस हो रहा है, इस पे अलग बल महसूस हो रहा है और इस पे अलग बल महसूस। इसका अर्थ यह हुआ कि तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहीं ना कहीं बल और आवेश के पदों में डिफाइन की जाएगी, क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही। एक तो बल आ रहा है कि भाई कितना बल लग रहा है, और वो बल किस पे लग रहा है, इस परीक्षण आवेश पे लग रहा है। ये तो भाई वही है, देखो इस केस में भी ये Q है, हर केस में वो Q है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके टर्म में आ रही है, बल और इस आवेश के टर्म में। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसे हम E से दिखाएंगे और इसका मान होता है F/Q0। ध्यान दीजिए, F/Q0 प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। देखिए अपॉन में है, इसे हम कहते हैं प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यहां पे एक कंडीशन और होती है, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो यहां पे फिर से हम कहते हैं लिमिट Q टेंड्स टू 0। राइट, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, सारी चीजें बता चुका हूं। ये परिभाषा बनती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है वो इससे बनेगी। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि भाई परिभाषा कैसे बनाएं। बहुत इजी है परिभाषा बनाना। ये आपकी अगर समझ में आ गया है तो ये क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश। ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, ये अलग अलग बिंदु लिए ना हमने, तो हम कोई भी बिंदु लिखेंगे तो किसी बिंदु पे लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत या अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अभी तक परिभाषा स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक संबोधन चल रहा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजन वृंद, तो वही चल रहा है अभी तक। अभी तक क्या चल रहा है, परिभाषा को बनाने का कार्य चल रहा है। अभी जो मेन पॉइंट है वो नहीं आया है। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। क्या कह रहे हैं, ये है मेन पॉइंट, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर होती है। ये कह रहा है, आगे का नहीं लिखा है मैंने, केवल ये मेन पॉइंट है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रति एकांक आवेश पर
लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। यहाँ पे होता है हो जाएगा, सेंटेंस सही से देख लेना, होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है। समझ में आ गया? और उसी से देखिए ये इससे बना, इसलिए मैं पहले ये बताता हूं फिर ये, तो समझ में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग कॉन्सेप्ट है और वैद्युत क्षेत्र अलग कॉन्सेप्ट है। वैद्युत क्षेत्र पूरे क्षेत्र की बात करता है और तीव्रता किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर कितना बल महसूस होगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, किसी निश्चित बिंदु पर कितना बल महसूस होगा, कितना बल लगेगा, उसके मान को कौन बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, F/Q0, राइट। अब हमने फॉर्मूला बना लिया है, परिभाषा बना ली है, तो फटाफट इसका मात्रक भी बना लेते हैं। मात्रक इससे बनेगा भाई, देखिए F का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, और Q का जो मात्रक कूलाम होता है। तो जो E है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, लिखने का काम आप खुद कीजिए। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इतना तो लिख ही लोगे, सब कुछ आपके हाथ पे दे देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, इतना आपको करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो वो है न्यूटन पर कूलम। कैसे आता है? बल का मात्रक न्यूटन है, अपॉन में कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम। तो यहां तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि वैद्युत क्षेत्र अलग कॉन्सेप्ट है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण कैसे ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कोई भी आवेश, जैसे यही आवेश है, किसी बिंदु पर हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात की जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा वो समझ गए होंगे कि भाई ऐसे ही तो ज्ञात की जाएगी। उस बिंदु पर हम बल निकालेंगे और बल को किससे? उस परीक्षण आवेश से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इस वाले टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल इसकी अब एप्लीकेशन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो पढ़ने वाले थे, जो समझने वाले थे, वो समझ चुके हैं। अब आपको केवल इसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का अर्थ ये हुआ कि आपको इसको अब यूटिलाइज करना है, और कुछ भी आपसे कहा जाए कि इस स्थिति में ज्ञात कीजिए, इस दूसरी स्थिति में ज्ञात कीजिए, आप सारी स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अपने आप ही सिचुएशन बना देंगे हम। ये x है, ये y है, और यहां पे मूल बिंदु है, O बिंदु लिख दिया मैंने, राइट। इस मूल बिंदु पर ही एक परीक्षण आवेश रखा, एक टेस्ट सोर्स चार्ज रखा हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहां पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज तो वो होगा जिससे हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहां पे एक सोर्स चार्ज रखा गया है, यानी कि स्रोत आवेश रखा गया है। कहां पर? मूल बिंदु पर। भाई यही वो चीजें हैं जिसको आपको चेंज करना है, राइट। यहां पे रखा गया है। अब हम चाहते हैं कि कोई बिंदु P है, यहां पे हमारा बिंदु P है, ये है P बिंदु, राइट। कोई भी बिंदु P है इस स्थिति में, इस बिंदु पर मैं चाहता हूं कि ये जो आवेश है वो कितना वैद्युत क्षेत्र दे रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं? हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूल बिंदु पर, यानी कि जो निर्देशांक तंत्र है, उस निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर क्या रखा गया है? एक आवेश रखा गया है, उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, राइट। वो अपने चारों तरफ का मतलब ऐसे ये क्या कर रहा होगा, एक स्पेस बना रहा होगा। ये मैंने रफली कर दिया, ये स्पेस बना रहा है अपने चारों तरफ, राइट। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि इस स्पेस के अंदर, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र है इसका, ये पूरा जो मैंने दिखाया है इस तरीके से, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार कह दिया है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। हम इंटरेस्टेड हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं चाहता हूं कि जो P बिंदु है, राइट, उस P बिंदु पर इस आवेश के कारण क्या पता लगे हमें? बल का मान या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगे, क्लियर है। बल का मान भी कहा मैंने, क्योंकि पहले बल ही निकालते हैं, और जैसे बल मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी हमें।
तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बिंदु है इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो r है और इसको हम r सदिश से दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो दूरी है वो r दूरी है और इसे हम r सदिश से दिखा रहे हैं और यहां पे हम यूज कर सकते हैं r कैप, जिसको हम कहते हैं एकांक सदिश इसकी दिशा में। सही हो गया, राइट। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया कि भाई आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अभी तो कोई आइडिया ही नहीं है, मैं उंगली ले जाके तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा नहीं, या ये पेन ले जाके तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा नहीं। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके प्रभाव को, यानी कि इसके इफेक्ट को महसूस करने वाला चाहिए, और वो कौन है? वो है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, राइट। तो इस स्थिति पे मैं क्या रख दूंगा? एक टेस्ट चार्ज रखूंगा जिसको हम नाम देते हैं Q0। समझ में आ गई होगी बात। हमने P बिंदु डिसाइड किया जिसकी स्थिति R है। उस स्थिति पे अब हमें एक टेस्ट चार्ज रखना है जो टेस्ट करेगा भाई यहाँ पे अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कितना अनुभव हो रहा है, बल का मान क्या है। तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये इस पे बल लगाएगा और ये बल कहाँ को लगेगा ये भी आपको बताया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, सारी चीजें आपको बताई है। मेरा डायलॉग है हमेशा के लिए कि आप जो भी फिजिक्स सीखते हो, जो भी भौतिक विज्ञान आप करते हो, वो हमेशा आपके प्रीवियस ज्ञान से, यानी कि जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसी से उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पे पॉजिटिव है, जो बल लगेगा वो भार की ओर लगेगा और इसे मैं नाम दे रहा हूं F। सही है। अब तो स्थिति साफ है। क्या स्थिति है? हमारे पे दो आवेश हैं, एक Q है एक Q0 है, उनके बीच की दूरी R है। वो एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं? F बल लगाते हैं और वो हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? कूलाम का नियम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए की है कि भाई ये इतना बड़ा क्षेत्र बना रहा था, लेकिन हमने केवल एक बिंदु P पर जानना चाहा कि कितना वैद्युत क्षेत्र है। इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज वहां पे रख दिया है और ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ बच्चे इसमें भी परेशान रहते हैं कि नोट्स कैसे बनाए। भाई नोट्स ऐसे बनाओ ना, जो काम हमने किया वही तो लिखना है। सबसे पहले लिखना है, माना एक्स ओ वाई एक निर्देशांक तंत्र है जिसके मूल बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा गया है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद कहना है, माना R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये पहले लिख देना है। उसके बाद कहना है कि माना एक परीक्षण आवेश Q0 को P बिंदु पर रखा जाता है जिस पर कि इसके कारण एक बल लगेगा जिसका मान F होगा। और यहां से आगे मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। तो आपने लिखना है कूलाम के नियम के अनुसार, राइट। यहां पे हो जाएगा के नियम के अनुसार, राइट, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। और क्या हो जाएगा? कूलाम का लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप, राइट। ये डायरेक्शन के लिए है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, और ये वैल्यू आपके पास आ गई, राइट। इतना ही तो कहता है। उसके बाद हमने आज जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर, यानी कि हमने आज पढ़ा हुआ है परिभाषा से, ये पढ़ा है E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q0। ये पढ़ा हुआ है। F का मान ये है, Q0 वो ऑलरेडी है, तो इसमें वैल्यू रख दी जाए सीधे सीधे। F का मान कितना है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ध्यान से, Q0 R ये है केवल F का मान, और इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखिए E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बाकी किसी चीज में चेंज नहीं होगा। ये वैल्यू है E की, राइट। हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है। आपको विश्वास हो ना हो, बहुत इजी है। देखिए कितना इजी था। आपने सबसे पहले बल निकाला, बल निकालने के बाद हमने इसकी परिभाषा यूज की, और उसके बाद ये हमारे पे वैल्यू आ चुकी है। तो क्या मिली हमें? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वेक्टर मॉड होल स्क्वायर और R कैप, ये डायरेक्शन के लिए है। एक और बात बता दूं आपको, जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। बल की दिशा भी बाहर की ओर थी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी में होती है, ये भी बाहर की ओर होगी। तो नियम वही है, धन अगर आवेश है
तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर होगी, ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। याद कर लोगे, ये बिंदु हो गया होगा। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर इसी फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दो, मैग्नीट्यूड का मतलब कि डायरेक्शन पे ध्यान ना दूं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया भाई। बहुत इजी तरीके से हमने फॉर्मूला बना लिया, ये है फॉर्मूला, इसी पे हम अब डिस्कस करेंगे। यानी कि किसी आवेश से, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान, किसी आवेश से r दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो r दूरी है, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि आगे मैंने कहा ना इसी की एप्लीकेशन करनी है, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², जो चार्ज है अपॉन r², यानी कि जो कूलाम का नियम है उसमें से एक Q हट चुका है, बाकी वही आया। कौन सा Q आया है, जिसका हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। याद रह जाएगा ना, एक बार ऐसे बना के देख लीजिए, ये Q है, इससे r दूरी पर मैं यहाँ पे आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा हूं। अब आपने कुछ नहीं कहा, आप सीधे कहेंगे 1/4πε0 Q/r²। सर ये वैल्यू हो गई, राइट। तो इतना इजी है। तो ये वैद्युत क्षेत्र के लिए एक्सप्रेशन हो गया। टॉपिक का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू या मान, ये हो गया। तो बहुत इजी तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब इसका एक और रूप देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने आपको इतनी चीजें पढ़ाई हुई हैं तो उनका ही यूटिलाइजेशन यहां पे करना है। अभी हमने क्या किया, जो आवेश था, जो हमारा चार्ज था, उस चार्ज को हमने कहां पे रखा, उसे रखा हमने मूल बिंदु पर, ओरिजिन पे रखा था। अब हम चाहते हैं कि हम उसको ओरिजिन पे ना रखें, थोड़ा सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। अभी हमने जो रखा था वो ओरिजिन पे रखा था, यानी मूल बिंदु पे रखा था। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो खुद ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो x, o और y हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उससे r डिस्टेंस पर है, तो इसे हम r1 नाम दे देते हैं। ये वो पहले ही एक पोजीशन एक्यूपाई करके यहां पे बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि वो कहां पे था, ओरिजिन पे था। अब वो कहां पे है, ठीक एक पोजीशन पे है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये उसकी स्थिति है पहले से ही। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, वो कहीं भी हो ले। हमें यहां पर पूछा जा रहा है, ये P बिंदु है, फिर से यहां से लेकर यहां तक, यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, समझ में आ रहा है। Q से लेकर यहां तक हमें पूछा जा रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें Q और P के बीच की डिस्टेंस पता नहीं है, यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ओरिजिन से P पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे ड्रॉ कर लेंगे, वो r2 है। भाई जैसे हमें पोजीशन वेक्टर मिला, सारी समस्या खत्म। यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर होता है, पहले ही मैंने आपको बताया होगा, देखो ये होगा, खत्म हो गया ना। अब वही सिचुएशन बन गई, इन दोनों को भूल जाओ। ये है Q चार्ज, राइट, उससे कितनी डिस्टेंस पर, r2 माइनस r मॉड डिस्टेंस पर, या r2 माइनस r1 वेक्टर की डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स कहां लगेगा, इसी पे आउटवर्ड लगेगा, ये डायरेक्शन आगे करनी है, और ये फोर्स कितना होगा, F फोर्स होगा, राइट। सारी सिचुएशन बन गई। इसलिए मैंने ये वाली चीज अभी साफ नहीं की है। यहां पे चेंज क्या आया, कहां पे चेंज आया, जो डिस्टेंस है ना वो पहले r थी, अब कितनी हो चुकी है, r2 माइनस r1 हो चुकी है। और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो भाई फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स की अपनी एक भाषा होती है, एक मेथड होता है उसका। यदि वो आपको समझ में आ गया, जैसे ये देखिए, ये मैं लगातार जब से आपको पढ़ा रहा हूं तब से ये वेक्टर कैसे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, वेक्टरों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। तो वही तो कर रहे हैं। आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इस आवेश से लेकर, और जो P बिंदु है, मैंने पहले भी कहा था कि ये Q है और ये P है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस कैसे मिलेगी, एक हमारे पास ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, हम इससे ये डिस्टेंस निकालना जानते हैं पहले से, तो हमने निकाल ली ना। अब क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, राइट। तो यहां पे क्या होगा, देखो चेंज यहां पे आएगा, ये यहां पे चेंज आएगा। यहां पे क्या चेंज आएगा, यहां पे आएगा r2 माइनस r1, ये आएगा, राइट।
स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे भी चेंज आएगा। इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे R12। क्या नाम देंगे, R12, ये राइट। फिर से ये यही रहेगा, यहां फिर चेंज कर दोगे आप, यहां पे फिर से चेंज आ जाएगा। बोलने का अर्थ ये हुआ कि आपका हर जगह पे चेंज होगा, ये फोर्स वाली वैल्यू में। तो यहां पे चेंज क्या जाएगा, R2 माइनस R1, राइट। इसको क्यूब कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया है, राइट। यहां इसकी जो वैल्यू है मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, इसकी वैल्यू होती है R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ये आपको बताया हुआ है, तो ये मैंने यहां पे यूटिलाइज कर लिया। तो ये फिर फॉर्मूला स्क्वायर न रह के क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। क्यूब बन गया, राइट। यहां चेंज कर दीजिए, यहां पे वैल्यू चेंज आ जाएगी, कितनी आएगी, R2 माइनस R1 मॉड होल क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये वैल्यू हुई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये नया फॉर्मूला आ गया। आसान है ना। एक चीज सीखो, दूसरा खुद ब खुद। अब इसमें खिचड़ी मत पका देना दिमाग में, ये मत कह देना क्या कर दिया, कैसे हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, पहले जो Q चार्ज था वो यहां पे था, अब यहां है, उसकी पोजीशन कितनी है, R1 है। जो P पॉइंट है उसकी पोजीशन R2 है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये थी, वो R2 माइनस R1 होती है। उसके बाद आपको कुछ याद ही नहीं रखना, अपना फॉलो करो ना, कूलाम का लॉ लगाओ, जहां डिस्टेंस आनी वहां ये आएगा, इसकी वैल्यू ये होती है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और ये सॉल्व हो गया, राइट। यहाँ पे Q0 से Q0 कट गया, फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज केवल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है किसी बिंदु पर, उसके दो एप्लीकेशन बता दिए हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, वो समझाने की कोशिश की। तो एक और कॉन्सेप्ट आपने क्लास 12th के लिए सीख लिया है। अभी तक आपने केवल कूलाम का नियम सीखा था, आज से आपने एक और चीज सीख ली है, वो है वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। यहां पे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी सार्थकता क्या है। जब हमारे पास ऑलरेडी कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में बल कैसे ज्ञात किया जाता है वो बता रहा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वास्तव में देखा जाए इसकी कोई आवश्यकता थी भी नहीं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो भौतिक सार्थकता है, वो यह बताती हमें कि बिना टच किए हुए, या हम ये कह सकते हैं कि एक आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, एक बल को उत्पन्न करता है और उसी बल को अन्य आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, वो अनुभव करता है और अलग अलग बिंदुओं पर उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब हमें बार बार कूलाम का नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। इससे यह होगा कि वैद्युत क्षेत्र यदि हमारे पास ज्ञात है किसी आवेश का, तो अलग अलग बिंदु, जो भी बिंदु यानी उनसे कितनी डिस्टेंस पर, इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर वो आवेश रखा जाए, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र का मान आसानी के साथ क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात जो छूट जाती है, थोड़ा सा वो भी बता दूं, यहां से हम अब उल्टा भी कर सकते हैं कि जो वैद्युत बल का फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसका भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा F अपॉन Q0, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q0 E। इसको भी याद रखना, यानी कि वैद्युत बल बराबर क्या हो जाता है, कोई भी आवेश है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन भी बना देता हूं, सिचुएशन इस तरीके की बनाते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लीजिए ये P पॉइंट है, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश आ जाता है Q0, तो उस पर कितना बल लगेगा, उस पर बल लगेगा Q0 इंटू E, राइट। और E का मान आप जानते हो क्या होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आगे इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे। तो थैंक यू, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी की कोई भी समस्या है समझने में, या कुछ आप अलग से पूछना चाहते हैं, तो जरूर इनबॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकूं। थैंक यू।